हेलो मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई, क्या हुआ इस बैटल में, और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई, ये सब हम जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों। बैटल तो जान लेंगे, पहले हमें ये समझना होगा कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी इसके होने का कारण क्या था। तो बात है 1715 की, जब फारूक सियार था दिल्ली की गद्दी पे। यानी दिल्ली का जो किंग था आपका वो था फारूक सियार। अब फारूक सियार एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसकी बीमारी कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, मरने ही वाला था कि एक जॉन सरमन जो ब्रिटिश गवर्नर था वो दिल्ली आता है और फारूक सियार को एक डॉक्टर देता है जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन उसकी सारी बीमारी ठीक कर देता है। अब राजा है, उसकी आपने बीमारी ठीक कर दी, जो मरने वाला था उसको आपने बचा लिया है, तो राजा आपको इनाम तो देगा। तो राजा यानी फारूक सियार ने कहा, बेटा बताओ क्या चाहिए तुमको। अब ब्रिटिशर्स का तो मेन एम उस वक्त था कि हमको तो सिर्फ ट्रेड करना है। उन्होंने कहा हमको सर कुछ नहीं चाहिए, हमें आप बंगाल में ट्रेड इशू दस्तक दस्तक इशू करने का राइट दीजिए। अब दस्तक क्या होता था? दस्तक होता था ट्रेड परमिट, जो बंगाल में सिर्फ बंगाल में जो सूबेदार दिया करता था। सिर्फ बंगाल का सूबेदार के पास राइट था कि वो परमिट दे सकता है कि आप ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे। ब्रिटिशर्स ने कहा ये राइट हमको भी दे दीजिए। अब फारूक सियार तो वैसे ही खुश था, उसने ये राइट उनको दे दिया। अब हुआ क्या, सूबेदार जो बंगाल का था मुर्शिद कुली खान, उसके पास एक पहले से राइट था। अब दोनों दो दो लोग हो गए, एक ब्रिटिश हो गए और एक हो गया आपका बंगाल का गवर्नर। इन दोनों के पास यही राइट आ गया। तो कंफ्लिक्ट तो पहले से थोड़ा बहुत हो गया कि भाई एक ही राइट दोनों के पास है, ट्रेड परमिट इशू दोनों कर रहे हैं। अब ट्रेड परमिट इशू करने से क्या हो गया कि जो वहां के जो लोकल बिजनेसमैन थे, लोकल मर्चेंट्स थे इंडिया के या और कहीं के मर्चेंट्स थे, वो लॉस में जा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड कर रहे हैं बंगाल में और अदर्स को फ्री ट्रेड नहीं मिल रहा। तो थोड़ा बहस तो यानी थोड़ी तनाव तो हो चुकी थी। अब ये तनाव चलते चलते 1756 आ गया। अब उस वक्त बंगाल का जो नवाब था वो आ गया था आपका सिराज उद दौला। अब ये सिराज उद दौला ने क्या किया, सिराज उद दौला को वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इतना अपना जो है बेनिफिट ले रहे हैं ट्रेड का। तो इसको एक तो पहले ये चीज पसंद नहीं थी, साथ में हद तो तब हो गई जब ये ब्रिटिशर्स ने विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल इन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया पूरे कलकत्ता। कलकत्ता को फोर्टिफाई करने लग गए बिना परमिशन के। मतलब आप नवाब हो, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, और लोग बंगाल में कलकत्ता का ब्रिटिशर्स जो है फोर्टिफाई कर रहे थे, फोर्ट बना रहे। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। तो फाइनली क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया पहले उनपे, उस फोर्ट पे, और चुन चुन के मारा है भाई साहब को। ये सब जितने ब्रिटिशर्स थे चुन चुन के मारा है। 146 नंबर याद रखिए, 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया था बिल्कुल। अब इतने से कमरे में इतने सारे लोग भर गए, ब्रिटिशर्स को जेल के अंदर मतलब एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब ये सफोकेशन की वजह से उनमें से 123 मर गए। इसे कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी ऐसा कुछ ब्रिटिशर्स कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये झूठ है, लेकिन जो ज्यादातर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनको वो कहते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। जनरली माना जाता है कि वो इसलिए ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स को बेचारा बता सके कि बेचारे ब्रिटिशर्स को आपने कमरे के अंदर सफोकेशन से मार दिया। अब ये मिथ है कि ट्रुथ है, ये तो बात अलग है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स के लिए भी पानी सर के ऊपर जा चुका था। अब ये देखते हुए बंगाल में आता है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब बहुत दिमागदार बंदा था। इसके पास ये बैटल लड़ना ही नहीं चाहता, ये दिमाग से खेलता है। इसने क्या किया, अब देखिए जो फोर्ट था ये तो आपका कब्जे में आ चुका था वापस किसके, बंगाल के नवाब के पास, सिराजुद्दौला के पास। ये रॉबर्ट क्लाइव आया। अब जो बंगाल का आपका नवाब था ना, ये एक मानिक चंद नाम के व्यक्ति को वो फोर्ट सौंप के गया था कि भाई आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव आया, थोड़ा सा पैसा दिया किसको, मानिक चंद को।
और मानिक चंद ने कह दिया भैया भैया ब्रिटिशर्स आ गए, इन्होंने हमला कर दिया और हमने कोर्ट जो है उनको दे दिया। बैट कुछ हुआ नहीं उस वक्त, हुआ ऐसे ही दे दिया, लेकिन राजा कहती भैया ये लोग आ गए और हमको लूट के चले गए, और वो पैसा लेके मानिक का फुर्सत। तो पहला गद्दार तो आपका यहाँ आ गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने मन बना लिया था कि ये जो हुआ है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, इसका बदला तो लिया जाएगा। साथ में उसे पता था कि जब तक ये सिराजुद्दौला है हमको बंगाल में ट्रेड अच्छे से नहीं करने देगा, तो हमको बंगाल का खुद ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब हम बंगाल को खुद ही चलाएंगे तभी हम अच्छे से जो है अपना ट्रेड कर पाएंगे। अभी भी उनका एम ट्रेड है, उनको इंडिया में अभी तक कोई राज करने का मन नहीं है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश अब जो रॉबर्ट क्लाइव था आपका, रॉबर्ट क्लाइव ने ढूंढा एक व्यक्ति जिससे वो वॉर में यूज कर सके। तो यहाँ पे आया मीर जाफर। अभी मीर जाफर कौन था? मीर जाफर था सेनापति, किसका? सिराजुद्दौला का। अब देखिए, नवाब हर कोई बनना चाहता है, कौन नहीं चाहेगा हम राजा बन जाए। सेनापति से आपको नवाब बना देंगे तो आप तो बहुत खुश होने वाले हैं। तो मीर जाफर ने कहा कि भाई मीर जाफर तैयार था। मीर जाफर ने कहा आप हमको नवाब बनाइए, हम आपका साथ देंगे, है ना, बाद में हम आपको पैसे भी देंगे। ये भी कहा मीर जाफर ने, कहा हम आपको पैसे भी देंगे, ये भी तक बात हुई। अब रॉबर्ट क्लाइव को मिल गया एक बंदा कि भाई ये तो हमारा साथ देगा, भाई सेनापति आपके साथ है तो फिर कौन सी वॉर, बैटल ऑफ प्लासी होगी कैसे अगर सेनापति आपके साथ है, वो वॉर करने नहीं वाला। तो उस वक्त जो है बंगाल का सेंटर था मुर्शिदाबाद। तो वॉर तो तय थी भाई कि भाई सिराजुद्दौला आएगा। तो हुआ क्या, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से आया अपनी सेना लेके, मीर जाफर भी साथ में आ रहा है। यहाँ ब्रिटिशर्स की सेना है लगभग 7000 5000 ऐसे रेशियो में कुछ था सैनिकों का नंबर। अब मीर जाफर ने कहा इससे सिराजुद्दौला से कि सर आप किसी भी बहाने से उसको मुर्शिदाबाद वापस भेज दिया। ठीक, मुर्शिदाबाद वापस क्यों भेजा? मुर्शिदाबाद में बैठा था मीर मिरान। ये मीर मिरान कौन था? ये मीर जाफर जो सेनापति है, जो गद्दार आदमी है, इसका बेटा वहां बैठा था। जैसे ही जो मीर मिरान जाएगा, जैसे ही ये आपका सिराजुद्दौला वापस गया मुर्शिदाबाद, मीर मिरान पहले से बैठा है, इसने उस पर अटैक कर दिया और राजा वहां खत्म। राजा के 2-4 जो वफादार आदमी थे सेना में, उनको चुन चुन के बेरहमी से मारा ब्रिटिशर्स ने एकदम। और फाइनली क्या हुआ? कुछ नहीं, मीर जाफर को कहा भैया आप हो नवाब, अब आप संभालो ये पूरा राज्य, हमको नहीं चलाना, हमको बस आप ट्रेड करने दो। उनको कुछ नहीं करना भैया। मीर जाफर को कहा आप राज चलाओ, हमको महीने का कुछ पैसे रुपए भेजते जाओ, आप हम बढ़िया ट्रेड करें। तो मीर जाफर को भी फायदा, राजा भी मर गया, राजा के वफादार आदमी मर गए, अब मीर जाफर नवाब है। लेकिन मीर जाफर नवाब तो हो गया, लेकिन मीर जाफर के पास पावर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू पावर जो है वो ब्रिटिशर से यूज कर रहे थे, तो रेवेन्यू भी नहीं कमा पा रहा था। साथ में क्योंकि शर्त ये हुई थी कि भाई आपको हर महीने कुछ पैसा देना पड़ेगा हमको, किसको? ब्रिटिशर्स को देंगे मीर जाफर। अब पैसा जब कमाएगा आदमी तब तो देगा, तो वो कमा भी नहीं पा रहा। लेट मी चेक, 1 मिनट में कैमरा देख लेता हूँ। हाँ, तो मीर जाफर क्या है, कमा भी नहीं पा रहा। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि अब सोचा यार ब्रिटिशर्स को किनारा करना पड़ेगा। तो 1759 की बात है। तो वहां पे क्या हुआ, मीर जाफर ने सोचा डच को साथ लाते हैं और ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं। तो मीर जाफर ने डच को साथ में लिया और ब्रिटिशर्स को अलग करने का ट्राई किया, बट हुआ उल्टा। ब्रिटिशर्स ने डच प्लस मीर जाफर दोनों को हरा दिया। इसे कहते हैं बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा में बैटल हुई थी जहां पे ब्रिटिशर्स ने डच और मीर जाफर दोनों को हराया। अब समझ गए मीर जाफर तो किसी काम का है नहीं, तो मीर जाफर को कहा तुम किनारे बैठो। ठीक, दूसरा बंदा ले आए। दूसरे बंदे का नाम क्या था? मीर कासिम। अब मीर कासिम को ऐसे नहीं बैठाया, मीर कासिम ने पैसे दिए ब्रिटिशर्स को। लगभग 8 लाख सिल्वर कॉइन्स पे बात तय हुई थी कि 8 लाख सिल्वर कॉइन्स दिए मीर कासिम ने कि हमको नवाब बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको नवाब बना देंगे। नवाब बना दिया गया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि मीर कासिम नवाब बन गया, लेकिन कोई पावर नहीं है आपके पास, तो क्या होगा? आप पसंद नहीं करोगे ये चीज। आप नवाब हो, आपकी पावर तो ब्रिटिशर्स, सब तो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। तो मीर कासिम से भी ब्रिटिशर्स की अनबन हो गई। मीर कासिम भी ज्यादा टिक नहीं पाया, तो मीर कासिम भाग गए अवध। अवध में बैठे थे शुजा-उद-दौला। अवध में जो थे वो थे शुजा-उद-दौला।
अब इन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स को तो हराना पड़ेगा भाई, बंगाल तो ऐसे नहीं मिलेगा। तो सुजाउद्दौला ने कहा यार बंगाल जो दिल्ली में बैठे हैं, उसमें दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में आ चुके थे शाह आलम टू, शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड नंबर 1 दिल्ली से, सेकंड आपके अवध से सुजाउद्दौला, और तीसरा आपका ये मीर कासिम। इन तीनों ने 60,000, याद रखिएगा नंबर, 60,000 सैनिक लेके ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। ब्रिटिशर्स के पास ओनली 7,000 सैनिक थे। अब 7,000 सैनिकों ने 60,000, 7,000 और 6,000, 7,000 किसके थे, ये ब्रिटिशर्स के थे, और 60,000 तीन लोग के मिला के ये 60,000 ये 7,000 को नहीं हरा पाए। इतनी तो बेकार हालत थी ब्रिटिशर्स के 7,000। उसमें क्या था, इनके अंदर क्या है, दिमाग था भाई, बैटल पावर से नहीं लड़नी पर दिमाग से लड़नी। 7,000 ने 60,000 को हरा दिया। ये क्या था, ये था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई, जब आपका मीर जाफर को जो है नवाब बनाया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गई। अब ये 1764 की बात है, जब बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बक्सर में इसलिए कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। 3 लोग थे, कौन कौन, आपका हो गया एक हो गया आपका मीर कासिम, दूसरा सुजाउद्दौला फ्रॉम अवध, तीसरा खुद एम्परर बैठ के शाह आलम टू। 3 मिलके इन ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए। इतने बेकार मुगल्स थे आपके लेटर मुगल्स। तो क्या हुआ, खत्म भाई, आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब ब्रिटिशर्स ने कहा भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा मोस्ट पावर हमको लेनी पड़ेगी बंगाल में, इसलिए तो नवाब आते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी। तो ब्रिटिशर्स ने अगला नवाब जिसे बताया, उसमें उन्होंने 2 पोस्ट कर, एक नवाब एक डेप्यूटी नवाब। यहाँ पे फंक्शन डिवाइड हो गया। नवाब कौन होगा, जो बंगाल के किसी व्यक्ति को बनाएंगे। डिप्यूटी नवाब बन गया रॉबर्ट क्लाइव खुद। नवाब क्या करेगा, नवाब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, नॉर्मल का पूरा आपका जो बंगाल है उसको चलाएगा नॉर्मल, सिर्फ कुछ ज्यादा काम नहीं करना आपको। जो मेन काम है रेवेन्यू पावर, पैसे का, ये रेवेन्यू वाला काम डिप्यूटी नवाब के पास है, कि भाई कहीं से भी पैसा वसूल करना है वो डिप्यूटी नवाब करेगा, है ना। टैक्स कलेक्ट करना है वो डिप्यूटी नवाब करेगा, मिलिट्री का ध्यान देना है वो डिप्यूटी नवाब करेगा। तो बेसिकली नवाब नाम भर का है, असली पावर तो डिप्यूटी नवाब के पास है, जो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। भाई मिलिट्री इसके पास है, आपका रेवेन्यू पावर इसके पास है। इसे कहते हैं डायरकी सिस्टम। ये डायरकी सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया। रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी सिस्टम में क्या किया कि भाई अपने पास मोस्टली पावर रखे। अब इससे हुआ क्या रॉबर्ट क्लाइव में, कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ आपकी जनता, जो आपकी प्रजा थी। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पास है रेवेन्यू पावर। अब ब्रिटिशर्स को नहीं मतलब कि आपके जो है खेतों में आपको ज्यादा इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, बारिश हुई है कि नहीं हुई है ना, हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, यील्डिंग अच्छी आई कि नहीं आई। ब्रिटिशर्स को चाहिए पैसा। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ फार्मर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स को मेन चाहिए पैसा, कैसे भी करके पैसा लेना है। तो डायरकी सिस्टम में तो बहुत बुरा हाल था। फिर 1772 की बात है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बंगाल का गवर्नर, और ये डायरकी सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जमींदारों को कर दिया, जमींदारों को जमीन देना शुरू किया बोली के तौर पे, है ना, बिडिंग होने लग गई, डायरकी खत्म कर दी। उसने कहा खुद ही मैं पूरी पावर ले रहा हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स से कहा पूरी पावर मेरे पास ही है, मैं संभाल लूंगा पूरा राज, ये सब डायरकी हटाओ, पूरी पावर हम देखेंगे, गवर्नर हमें, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, पहला, अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से हो क्या गया ना, कि ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस आया कि देश में हम अगर हमें अच्छे से ट्रेड करना है ना, तो हमें पहले रूल करना पड़ेगा इनको, क्योंकि कोई ये रूल करेगा तो हम तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन आपको कॉन्फिडेंस दिया वो दिया बैटल ऑफ प्लासी ने, और बैटल ऑफ बक्सर ने बता दिया आप 7,000 से 60,000 को हरा सकते हो। मतलब ये इंडियंस जो बिग किंग्स हैं ये तो कुछ खाड़े नहीं पा रहे, तो इंडिया में रूल करना तो बड़ा था। तो आगे जितनी भी पॉलिसी बन रही थी ना, ये ज्यादातर अब रूल करने वाली पॉलिसी बन रही। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे तो आपका बिडिंग सिस्टम हुआ। आपका 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि ये आसपास की स्टेट्स के पास जाते थे
और उनसे कहते थे देखो आपके पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, आप गरीबी स्टेट हो, आप क्या करो, आप अपनी मिलिट्री हटाओ, जो आपके सैनिक हैं उनको हटाओ, हमारे ब्रिटिश जो सैनिक हैं उसको अपने राज्य में रखो, ठीक, हम आपको सैनिक प्रोवाइड करते हैं, आपको एकदम मस्त सैनिक जो 7,000 सैनिक 60,000 को उड़ा देते हैं, ऐसे सैनिक दे रहे हैं आप। बस आपको क्या करना होगा, आपको इन सारे सैनिक का खर्चा मैंने उठाना पड़ेगा, मतलब सैलरी आप दोगे, खाना पीना आप देखो, हम आपको सैनिक दे रहे हैं, ठीक। अब इससे क्या क्या फायदा है ब्रिटिशर्स को, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आपने सैनिक लिए, कई सारे आपने फौज बना ली, अब आपको सैलरी नहीं देनी, आप दूसरे के पास भेज दिए सैनिक, जब तक किसी वॉर में नहीं जाना, जब तक आप किसी और के यहाँ सेवा करो, जब वॉर होगी तब बुला लेंगे भाई वापस। तो एक फायदा तो ये हो गया, है ना। दूसरा ये भी कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सैनिकों को नहीं खिला पिला सकते, तो हमको कहीं रेवेन्यू राइट्स दे दो, वहां से हम रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, तो उनको हम दे देंगे पैसा, ये भी दूसरा ऑप्शन दिया। तो पहला हो गया आपका, आप सैनिक आप हमारे रखो, अपने हटाओ, तो सब्सिडी लेने से करना है। दूसरा पार्ट क्या करना होगा आपको, इंटरनल मैटर्स आप अपने देखो, आपके यहाँ किसको राजा बनना है वो सब हमसे मतलब है ही नहीं। एक्सटर्नल मैटर्स है, कहीं किसी को वॉर करने जा रहे हो, है ना, किसी से ट्रीटी करनी है कोई, हमसे पूछना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े हो ना, सब्सिडी लाइन्स कर रहे हो, हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक। साथ में इसी ये सब ध्यान देने के लिए हम एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके यहाँ बैठाएंगे, जो ये सब डील करेगा आपसे हमारे बारे में, भाई आपको ये एक्सटर्नल अफेयर्स में देखना, इंटरनल में कुछ नहीं बोलेगा, एक्सटर्नल सब हम देख लेंगे। तो मिलिट्री कंट्रोल कर लिया उनकी, उनके यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिए, ठीक है। दो चीज हो गई सब्सिडी लाइन्स। अब ये सब्सिडी लाइन्स कर क्यों रहे, इनका और क्या फायदा था? ये जो टाइम था ना, इस समय सबसे ज्यादा डर था नेपोलियन का। नेपोलियन निकला था दुनिया फतेह करने। अब इन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मैं आसपास की स्टेट्स को, अगर मैं एक स्टेट यहाँ पे हूँ, मैं आसपास की स्टेट्स में क्या करूँ, सब्सिडी लाइन्स कर लूँ कि यहाँ मेरे सैनिक बैठ जाएंगे और मैं बीच में हूँ। अगर नेपोलियन या कोई बाहर से अटैक करने आता है तो पहले ये स्टेट्स में अटैक होगा, जब तक हम स्ट्रेटजी बना लेंगे हमें करना क्या है इसका, तो बफर स्टेट्स क्रिएट करनी सब्सिडी लाइन्स, है ना। अब सब्सिडी लाइन्स भी ऐसा नहीं होता था कि आप राजा क्यों करेगा, अपनी पावर क्यों लूज करेगा भाई, तो राजा को या तो ह्यूमिलिएट किया जाता था, या तो वॉर के बाद किया जाता था सब्सिडी लाइन्स, यानी किसी न किसी तरीके से जबरदस्ती आपसे सब्सिडी लाइन्स करा लिया जाता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया सब्सिडी लाइन्स, है ना। सब्सिडी लाइन्स में क्या किया, सैनिक भेजे, है ना। अब सैनिक से क्या होता है कि आसपास आपके हर स्टेट में आपके सैनिक हैं, कहीं पास में वॉर हुई, आपने तुरंत भेजा भाई हमारे सैनिक वहां से बुला लिए, यहाँ से बुला लिए, वॉर में आप ही को जीतना है। तो ब्रिटिशर्स का दिमाग देखिए, ब्रिटिशर्स ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और ये था सब्सिडी आयंस। अगर और हिस्ट्री के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल है। देखिए डेटा तो बुक में लिखा है कि कितने सैनिक मरे, है ना, कितना वॉर किस 1757 में हुई, कि कब हुई, किसके किसके बीच में हुई, स्टोरी समझना है, वॉर क्यों, वॉर में ऐसा हुआ,